hope you will be fine. Let's start GS Foundation class. Today is Monday. Routine is considered history, and we are already has been entered in modern Indian history phase. In modern India, there are numbers of topics I already told you in the beginning, but I am just repeating. In modern India, your first topic is later Mughal era, later Mughal empire, known as Parvarti Mughal Badshah, Parvarti Mughal Samraj. So later Mughal empire 1707 से 1800 तक, और ये हम और आप पढ़ चुके हैं. वी आर स्टडीड, हम लोग पढ़ चुके हैं इसे. वैसे 1707 से 1947 लिख दे, या 1950 लिख दे, या 1964, ये मॉडर्न इंडिया का टाइम माना जाता है. उसमें एक पहला क्या है, लेटर मुगल एम्पायर. अगला एक टॉपिक हमने उठाया 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति, जिसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी का, स्वतंत्रता का पहला वॉर संग्राम माना गया है. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857. अब ये बात किसने कही? इट इज टोल्ड बाय विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर. हमारे एक गर्म दल के सेना नायक थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे. उन्होंने एक किताब लिखी, ही रोट ए बुक का नाम 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. मैंने द वर्ड लगाना भूल गया, यहाँ द लगा दीजिए, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये याद रखना है. तो ये चीज़ है, ठीक है, इसको हम इस तरह से लगा देंगे. द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उनकी किताब का नाम है. और याद रखिएगा, ये सवाल बनता है, ठीक है. तो हम आज फोकस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति. ये टॉपिक आज फिनिश्ड भी हो जाएगा, तो इस पर हमारा फोकस्ड है, ठीक है. चलिए इसको ओके करते हैं. समझ गए? बढ़ते हैं आगे. टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे और क्या क्या है कल कर लेंगे. आज इसको अंजाम देते हैं. गौर से सुनते जाइएगा, ठीक है. जब हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये शब्द सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कहा, जिसको आगे चल करके कई ऐसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने दोहराया. और ख़ास करके 1942 में जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर सेंट्रल जेल में बंद थे, तो जेल में उन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज. और उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, ये भारत का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. एक पॉइंट क्लियर. तो 1857 की क्रांति मात्र एक सिपाही विद्रोह नहीं, इसे रिकॉग्नाइज किया जा चुका है. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला पॉइंट क्लियर. अब आइए, क्या इसी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाएगा? तो ध्यान दें, कुछ इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण भारत में 1806 में वेलोर विद्रोह हुआ, वेलोर सिपॉय म्यूटनी, वेलोर सैनिक विद्रोह या वेलोर वॉर. इसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये स्वतंत्रता के लिए पहली बार वॉर की शुरुआत थी. तो ऐसे याद रखिए, कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत के 1806 के वेलोर विद्रोह को मानते हैं. ये भी क्वेश्चन है और आंसर है. लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज कंसीडर्ड 1857 रिवोल्ट. याद रखिएगा. तो ये एक अच्छा पहलू है. अब दूसरे पहलू पर आए. अब अगले पहलू पर बात करें, तो सवाल ये, 1857 की क्रांति का कारण क्या था, यह पूछेगा. कारण, द कॉज बिहाइंड
1857 रिवोल्ट, और यू कैन से फर्स्ट इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस। तो ज्यादा अब भाई कारण में दो कारण होंगे, देर आर टू कॉज। नंबर वन, 100 वर्षों का शोषण, पॉलिटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड स्पेशली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण। तो 100 वर्षों का जो शोषण था, खासकर आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, इनफ्रिटी, प्रेशराइजेशन एंड मोर। तो 100 वर्षों का आर्थिक शोषण 1757 में बैटल ऑफ पलासी से जो शुरुआत हुई और 1857, तो बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा कि एक लैंडमार्क होता है 100 साल, 200 साल, 500 साल, तो 100 साल से ज़्यादा इसका सरकार नहीं चलेगा, इसका शोषण नहीं चलेगा, जाना होगा। तो बहुत लोग कह रहे थे 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो 100 वर्षों का शोषण ये एक कारण था। दूसरा कारण देखें तो कहा जाता है इमीडिएट कॉज। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज टू ब्रोक आउट 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और रिवोल्ट? तो इसमें इमीडिएट में तात्कालिक कारण में कहते हैं चर्बी वाला कारतूस, ग्रीस कार्टिरेज एंड एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल का मतलब एक नया राइफल का आविष्कार हुआ था, मिस्टर एनफील्ड ने किया, तो एनफील्ड राइफल। ये कैसे? तो इस राइफल से पहले जो गन होता था उसके बैरल के आगे से बारूद रखे जाते थे और सुतलियों से इग्नाइट किया जाता था और फिर फायर होता था। तो छर्रे की तरह जाती, अनारदाने की तरह। इट इज नॉट सो मच इफेक्टिव बट डेंजरस। बट अब जो एक नई राइफल बनी उसमें सिंगल डबल बैरल होते थे या सिंगल बैरल, और बैरल को वो यहाँ पे ब्रेक करके उसके बीच कार्टरेज लगती थी, बैटरी जैसे होते ना कार्टरेज, जो कारतूस जैसे दिखते हैं, वो लगती थी, और वो उसमें डाला जाता था और फिर घोड़ा चढ़ा के फायर किया जाता था। तो काफ़ी डिस्टेंस भी मेंटेन करता था और इफेक्टिव भी था, डेंजरस ज़्यादा था। लेकिन उस कार्टरेज को, उसके जो इग्निशन पॉइंट, जैसे बैटरी का इग्निशन पॉइंट होता है, इग्निशन पॉइंट को कवर करने के लिए लेदर का पैच लगाया जाता था। जैसे निप्पो बैटरी, एवरेडी बैटरी में पहले प्लास्टिक का पाउच आता था और उसको दांत से खींचते थे, तो वो लगाया जाता। अब तो बैटरी में ऐसा भी नहीं लगता, तो वो लगाया जाता था। वो चमड़े का इस्तेमाल होता, और चमड़े का मतलब फैट्स। ऐसा नहीं कि गाय का चमड़ा थोड़ा काट के लगा दिया, नहीं, चमड़े यानी फैट्स से बनती थी, जैसे आज लेदर बनती है वो। और जो लेदर इस्तेमाल होता है, गाय, भैंस, सुअर, सब की चर्बी को मिला के बना के और फिर लगा देता था। अब मोस्ट ऑफ जो हमारे सिपाही थे, जो सेनानी थे, जो इंडियन भर्ती थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वह मोस्ट ऑफ 80% फॉरवर्ड क्लास से थे, अग्रगामी जातियों से थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राजपूत, भूमिहार, ये सब थे, गोरखा, इस तरह के लोग थे, अपर कास्ट थे। और उनके कहीं ना कहीं संबंध जमींदार परिवार से, खेतिहर परिवार से, किसानों से थे। जो कोई 50 एकड़ जमीन जोतता, कोई 5 एकड़, कोई 2 एकड़, कोई 100 एकड़, कोई 500 एकड़। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं थे। जैसे आज मैं आपको एक एग्जाम्पल सेट कर दूं, दिल्ली पुलिस राजधानी है देश की और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस हो जाती है। दिल्ली पुलिस की नौकरी पाने के लिए हमारे हरियाणा के लोग, खास करके मैं उनको फोकस करता हूं, करोड़पति है वो, अच्छी खासी जायदाद है, BMW चढ़ते हैं, वो भी कांस्टेबल के लिए लड़ते हैं, कंपटीशन देते हैं। ये सरकारी नौकरी का, बेल्ट जॉब का दिल्ली पुलिस का रुतबा है, पावर है, अकाउंटेबिलिटी है। घर में उनके लिए नौकरी है, उसके लिए वो लड़ते हैं। BMW से लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, क्लास लेने आते हैं, मर्सिडीज से आते हैं। व्यापार वाणिज्य, खेती उनका अपना है, पर एक नौकरी भी चाहिए, क्योंकि इसकी भनक नहीं हनक होती है। कहते हैं ना टशन, तो टशन होता है, मायने रखता है। समझ में आई बात? ये जॉब। तो ऐसे ही उस जमाने में मध्यम वर्ग के अच्छे खाते पीते परिवार के लोग ये नौकरी पाने के लिए ललायत होते थे। ब्रिटिश हुकूमत, रुतबा, लाल टोपी, बहुत मायने रखता है, पावर, ये थे। तो कहीं ना कहीं कृषक थे, व्यापारी थे, ये थे।
जमींदार वर्ग से, छोटे मोटे जमींदार से। तो ये थे। अब वो चमड़े का चीज तो छोड़िए, आज भी बहुत जगह ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का ये है कि वो चमड़े वगैरह, मांस मछली सबसे दूर रहते हैं। तो ये थी। तो उसमें अगर दांत से उसे निकालना पड़े और फिर टोटे लगाना पड़े बैरल में तो तकलीफ देह थी। तो उसके लिए उन्होंने बगावत कर दी। समझ में आई बात? तो ग्रीज कार्ट्रेज और एनफील्ड राइफल जो नया बना था वो ये हुआ तात्कालिक, इमीडिएट कॉज। और वैसे 100 ईयर्स का एक्सप्लॉयटेशन। दो बात क्लियर? अब आई 100 ईयर्स का एक्सप्लॉयटेशन में 1757 बंगाल पर कब्जा, बक्सर का युद्ध, अवध उवध मुगल उगल सब कदमों में नहीं। उसी के बाद 1761 के युद्ध के बाद ये और आगे बढ़ा, वांडीवास ये वो, मैसूर का नामो निशान, हैदर अली टिप्पू सुल्तान गया, मराठा 1818 में चल दिए, ठीक है। अवध का नवाब सब पाँव में गिर पड़ा। बंगाल गया, बिहार गया, उड़ीसा गया, यूपी गया, अवध गया, लखनऊ गया, तंजौर गया, मैसूर गया। अब आइए उत्तर भारत में पंजाब साफ कर दिया, जूनागढ़ साफ कर दिया, सिंध प्रांत को साफ कर दिया, पंजाब को 1849 में साफ कर दिया। और बेटा कुशासन, बैड रूल का आरोप लगा के अवध की नवाबी को लेके चला गया। और अवध की नवाबी का मतलब कि वो गया और 20,000 जमींदारियां छोटी मोटी अवध और उसके आसपास के उत्तर भारत में जब्त कर लिया। इन सब से प्रॉब्लम हुई। और जिस तरह की वो रेवेन्यू सिस्टम ठोक दिया 1820 में, 1793 में, इन सब से समस्याएं बढ़ती चली गई। आज कोविड अच्छा शासक है मोदी जी, पर कोविड में, नोटबंदी में जो जो उन्होंने कहा वो हो नहीं रहा है। ठीक है, उनके बस में नहीं है, नेचुरल क्लैमिटी हो गई या आर्टिफिशियली हो गई, जो भी है, पर हैं तो गार्जियन वही। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। बेरोजगारी हद पर चली गई। बहुत जीडीपी का हमको कोई मतलब गुमान नहीं, लेकिन लोगों की नौकरी छूट गई, भूखे प्यासे हैं, कर्ज का बोझ है, और ऊपर से बैंकों का हिसाब किताब बहुत गड़बड़ है, एक काम करने नहीं दे रहे। तो क्या उन घटिया लोगों की तरह चोरी, बेईमानी, गलत काम, वेश्यावृत्ति, इन सब में जाए लोग? क्या करें? अगर कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, 4 बच्चे को एटलीस्ट पढ़ाना चाहता है, कम से कम रोटी का जुगाड़ हो सके, आपके सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस 2 गज की रखते हुए, तो क्या बुरा है? नहीं तो आप बताइए, तो चोरी करे, डकैती करे, सवाल ये, छेड़खानी करे, यही करेगा, चेन खींचेगा? तो ये सोचना पड़ेगा ना सरकार को। तो ये समस्याएं थी। तो इस तरह से ये सब आग बबूला हो रहे थे। और आग में घी का काम, कहते हैं आग में घी का काम चर्बी वाला कारतूस और एनफील्ड राइफल ने कर दिया, जिसकी पुष्टि फीडबैक रॉबर्टसन नाम के अधिकारी ने की थी। ये भी है। अब समझ में आ गई बात? अब आई, क्या ये एक जन विद्रोह था, या सीमित दायरे में था, या सिर्फ सिपाहियों का था? तो देखिए, ये सिर्फ सिपाही ने शुरुआत जरूर की, पर बहुत जल्दी कुछ असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड एंड सम सेटिस्फाइड, तो नहीं बोलेंगे, अनसेटिस्फाइड, या जिनको प्रॉब्लम थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो सब जुड़ते चले गए। ऐसे जमींदार, झांसी की रानी, बाबू वीर कुंवर सिंह एंड कानपुर के नाना साहब एंड मोर, तो ये जुड़ते चले गए। तो हमारे सिपाहियों ने शुरुआत की, असंतुष्ट जमींदारों ने उनका साथ दिया, और हम आवाम ने मौन समर्थन, साइलेंट सपोर्ट दिया। करिए, हम आवाम को, जो क्रांतिकारी हैं जनरल, उसको प्रोटेक्ट ही करेंगे, लेकिन क्रांतिकारी अगर हमको नुकसान पैदा करने लगे तो फिर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो आवाम का क्या था? मौन समर्थन, साइलेंट सपोर्ट। पर कुछ असंतुष्ट जमींदार और सिपाहियों ने सपोर्ट किया, और सिपाही ने तो शुरुआत ही की थी। एक पॉइंट क्लियर हो गया। सिपाही कौन थे? मोस्टली फॉरवर्ड थे, जो ऑलरेडी सरकार के कंपनी की नीतियों से तंग में थे, और ये ऊपर से ही। अब आई, अब हम देखते हैं ये कितना विशाल था 1857 की क्रांति एरिया वाइज। तो उत्तर भारत के सेंट्रल पार्ट, जो गंगा यमुना का दोआब और गंगा का लोअर जो दोआब है, नॉट दोआब, लोअर वैली, वहां ज्यादा सेंटर था, ज्यादा केंद्रीकृत था, क्लस्टर्ड था। कैसे? तो जरा जगह को पहचानिए। मेरठ गंगा यमुना, दिल्ली यमुना, अलीगढ़ एज इट इज, चलिए आप, फिर चलिए लखनऊ एज इट इज, कानपुर उसी बेल्ट में आया, गंगा यमुना नदी का देखिए, पटना
ठीक है, भागलपुर ठीक है, इलाहाबाद ओके, वाराणसी ओके, बंगाल ये भी है। अब आइए, अब थोड़ा सेंटर में आते हैं। झांसी ठीक है, ग्वालियर ठीक है, और फिर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, रोहतक में, ये सब एरिया है। देखा, सेंट्रलाइज पोजीशन में क्लस्टर्ड है, गंगा यमुना दोआब, लोअर गंगा घाटी, ये सब। अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया, सम पार्ट ऑफ अमृतसर, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, एंड देर आर सम पार्ट मैसूर एंड मद्रास, ये एरिया थे। तो साउथ इंडिया में मैसूर मद्रास में थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद उसको शांत कर दिया, तो बड़ा लंबा नहीं खींचा। अब यहाँ आइए, नॉर्थ वेस्ट में तो बहुत कम था, सेंट्रलाइज सिचुएशन में ये था, एक हो गया। अब है अंग्रेज के कौन कौन सपोर्टर थे। अंग्रेज के, तो अंग्रेज तो एक कंपनी है खुद। नेपाल का गोरखा राजा ने सपोर्ट किया, तो उसको रिजल्ट में गोरखा रेजिमेंट बना के दिया कि आओ नौकरी करो, तुम वॉरियर हो। पंजाब के सिखों ने सपोर्ट किया, तो सिखों ने सपोर्ट किया तो सिख रेजिमेंट आया 1858 में, तुम भी आ जाओ, लड़ाकू हो। मद्रास के लोगों ने समर्थन दिया, तो कहा मद्रास रेजिमेंट बनाते हैं, तो क्रांति के बाद मद्रास रेजिमेंट बना, ये तीनों। और हम लोग जो लड़े, तो हम लोगों को कहा कि ये अब वॉरियर कास्ट नहीं है, साइड करो इसको, बहाना था निकालने का। तो ये चीजें हैं। प्लस भारत के भीतर में मद्रास के लोग, सिख समुदाय, और क्या कहा मैंने, गोरखा राजा ऑफ नेपाल, प्लस ग्वालियर का मराठा राजा सिंधिया, तो सिंधिया घराना भी था। तो ये सब थे सपोर्टिव, सपोर्ट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में क्रांतिकारियों के सपोर्टर कुछ असंतुष्ट जमींदार थे, और मौन समर्थन जनता का था, कोई खास नहीं, ये चीज था। अब आइए, अगला सवाल उठता है, क्या 1857 की क्रांति प्लान थी, नियोजित थी, योजना के अनुसार थी? तो देखिए, माना जाता है कि नियोजित थी, पर योजना के अनुसार समय से पहले ही ब्रोकआउट हो गया। हाउ? जस्ट लिसन। एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, आफ्टर 100 years विल बी रिमूव। साधु सन्यासी लोग इस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में बता रहे थे, किस्सों में, कहानियों में वगैरह में अपनी तकलीफ सुना रहे थे, माहौल पूरा बना रहे थे। पर ये टारगेटेड माहौल ही बना रहे थे, ये जरूरी नहीं है, माहौल बना रहे थे, माहौल बनता भी गया। कमल का फूल इस क्रांति का सिंबल चल रहा था, प्रतीक, और रोटी चपाती, यानी पेट की बात है, ये भूख की बात है, और कमल से समृद्धि आएगी, तो कमल का फूल और चपाती ये इनका था सिंबल। हर हर महादेव का नारा लगता था, ये भी बात थी। एक तो ये हो गया। अब आगे आइए कि ये कब शुरू हुआ और कहां से। तो 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई, याद रखिएगा, 10 मई 1857 मेरठ कैंटोनमेंट, मेरठ छावनी से मानी गई। क्रांतिकारियों ने नील और बाघ, दो अधिकारी थे, तो बाघ और नील को घायल किया, और उसके बाद उसकी चाबी ली, और बैरक में से जो अपने ही बंदे को अरेस्ट करके रखा था कि हम कारतूस नहीं चलाएंगे उसकी वजह से, उन सब को छुड़ाया, और जितनी हो उसकी बगावत करते हुए, घोड़े पर चढ़ते हुए चल पड़े दिल्ली की ओर। और मेरठ में क्रांतिकारियों ने नारा लगाया, दिल्ली चलो। द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री चांटिंग द स्लोगन दिल्ली चलो। सेकेंड टाइम 1939 दिल्ली चलो अंडर व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, एंड द थर्ड टाइम बाय नेताजी इंडियन, ठीक है, आर्मी, इंडियन एयर, क्या कहते हैं उसको, आजाद हिंद फौज। तो ये चीज है, दैट्स फ्रॉम कहां, रंगून। दिल्ली चलो, 3 बार दिल्ली चलो का नारा दिया गया। तो ये भी आप समझ गए बेटा। अब आइए आगे की बात करें। तो आपने देखा एरिया, सपोर्टर्स, साइलेंट सपोर्टर्स, कॉज, इमीडिएट कॉज, जनरल कॉज, ये सब देखा। अब कब शुरू हुआ ये भी देखा, व्हाट वाज द सिंबल, दैट इज कंफर्म। अब 1857 के 10 मई की शुरुआत होने से पहले की हमें एक घटना जाननी चाहिए।
जिसकी वजह से अर्लियर उसे ब्रोक आउट करना पड़ा। ध्यान दें, हमें एक कैरेक्टर चाहिए, उस कैरेक्टर का नाम आप और हम जानते हैं, मंगल पांडे। मंगल पांडे 1824 या 25 के आसपास के बर्थ, और बलिया डिस्ट्रिक्ट, आज गंगा किनारे, उत्तर प्रदेश, ब्राह्मण परिवार। और उन्होंने ज्वाइन किया 1849 में, 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, और कैवेलरी घुड़सवार सेना में भर्ती हुए, और समय के साथ 34वीं रेजिमेंट में थे। सॉरी, 34वीं रेजिमेंट, ये याद रखिए। कहाँ? तो आप भी जानते हैं, बैरकपुर छावनी, दमदम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, यहां पोस्टिंग थी। 1853 में उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ब्रिटिश फौज में शामिल करते हुए मौका मिला क्रीमिया वॉर में भाग लेने का, द वॉर ऑफ क्रीमिया, जो 1853 से 55 या 56 तक चला। क्रीमिया वही जगह है जिसे 2017 में फुल्ली कैप्चर किया सिस्टम, वैसे 2012 में ही कर लिया। ठीक है, कौन? रसिया ने, जो ब्लैक सी का एक प्रायद्वीप है जो यूक्रेन का पार्ट था। तो वहां एक पॉइंट ये। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। वहां उसने देखा एक छोटा सा क्रीमिया इतना जज्बात रखता है और बड़ी सेनाओं को पराजित किया, तो उसमें जोश भर गया, हम क्यों नहीं। ये चीज है। मंगल पांडे को पता चला कि इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरी जाती है उसका इग्निशन पॉइंट के लिए चमड़े का इस्तेमाल होता है, जो गाय, भैंस, सुअर से बनती है। तो ये तो गलत है, उनके लिए मुंह में खींचना पड़ता था। तो इन लोगों ने इसकी पुष्टि की और पता चल गया, तो ये इसका विरोध किए, पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और ये ब्राह्मण थे और इन्होंने तय कर लिया, तो हम तो इसका विरोध करेंगे। कुछ लोग शामिल थे, लेकिन सामने तो जब प्रहार होता है तो सब कहाँ आते हैं। तो इन्होंने विरोध किया, और विरोध में देखिए क्या हुआ। विरोध के संदर्भ में हम देखें तो अब इन्हें बगावत की, और बगावत की तारीख 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 है बगावत की तारीख। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हमारी शादी का, मैरिज का भी दिन है। ठीक है तो बगावत की। अब ध्यान में रख, हम तो सरेंडर किए, मंगल पांडे ने बगावत करी, तो ध्यान में रखना है बगावत की। ठीक है, अब चारों तरफ से पकड़ने का फरमान, तो ये आज के झारखंड के चतरा नाम के डिस्ट्रिक्ट में पकड़े गए। तब बंगाली कहलाता था सब। और पकड़ने के बाद उनको पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल को, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है। यह 8 ही अप्रैल है बेटा, जब खुदीराम बोस और क्या कहते हैं, नहीं सॉरी 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट। वो 8 ही था। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक की स्थापना हुई थी मोदी जी के द्वारा, ये भी 8 अप्रैल, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी भी पड़ी थी। तो यहां तक तो आप समझ गए बात। चलिए, अब मंगल पांडे के लिए सवाल सुनिए। भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी, भारत का पहला शहीद, 2 पॉइंट क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा। अब इसका नाम, बैरकपुर छावनी, कैवेलरी, बलिया यूपी, और 34वीं रेजिमेंट, ये सब एड्रेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। बगावत कब किया? 29 मार्च 1857। फांसी कब पड़ी? 8 अप्रैल 1857। ये हो गया एक। अब आइए, तो एक्चुअली अब सुनिए, बगावत, आई मीन 1857 क्रांति, बगावत का जो समय था वो 30 मई मुकर्रर था कि 1857 के 30 मई की शुरुआत करेंगे देशव्यापी, ये प्लान था। लेकिन इधर मंगल पांडे वाली बात आ गई, तो अब सरकार तो हर जगह पे सीआईडी करेगी, कहीं कुछ पक तो नहीं रहा है, तो ये कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जल्दी करने की नौबत आ गई। याद रखिएगा, प्लान था 30 मई को
ब्रॉकआउट हो गया 10 मई को मेरठ से। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का शुरुआत नहीं मानेंगे। ये मंगल पांडे की तमाम घटनाएं 1857 के क्रांति के पूर्व की घटना मानी जाती है। ठीक है, दिस ऑल हैपनिंग्स आर कंसीडर्ड द प्रीवियस हैपनिंग या अर्ली हैपनिंग, ठीक है, ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति मेरठ से मानी जाएगी 10 मई। जो प्लान था 30 मई को, 10 मई को ही ब्रेकआउट हो गया शाम के 4 बजे। ये ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट पर आइए। यहां तक तो हम जान गए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है उस पर ध्यान दीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से, मेरठ के क्रांतिकारियों ने किया। वहां मामला क्या था? जब मंगल पांडे ने इधर विद्रोह कर दिया तो हम देखते हैं अप्रैल के महीने में अब वही बात जगह जगह कंपनियों का फैल गया कि चर्बी है डैश डैश। तो मेरठ के भी सिपाहियों ने कहा हम ये नहीं चलाएंगे बंदूक। तो उसे देशद्रोह माना गया और करीब 80-90 लोगों पर मुकदमा ठोक दिया गया। जो कुछ माफी मांग लिए, जिनका बड़ा काम नहीं था, उनको 10-20 को छोड़ दिया। बाकी करीब 80-85 लोगों को वही मेरठ छावनी के बैरक में बंद कर दिया, बैरक में। और बैरक में बंद करके और बाकी साथी लोग अपना सिपाही का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें बुरा लगता था कि अपने ही साथी को ऐसे कैद किया हुआ है जानवरों की तरह, और ये हैं। तो अंदर से गुस्सा बढ़ रहा था, अंदर में ज्वालामुखी विस्फोट करने की स्थिति में था। बिल्कुल वैसे ही सोचिए ना, एक पिक्चर मैंने देखी थी, हॉलीवुड मूवी द प्लानेट ऑफ एप्स। हालांकि उसका 2-3-4 वर्जन आ गया है, पर जो भी मैंने देखा प्लानेट्स ऑफ एप्स, उसमें देखते एक जो जवान एप्स है कैसे सभी को आज़ाद करवाता है। वही जुनून समझिए, वही तकलीफ समझिए। तो बस समय आ गया, शाम के 4 बजे परेड ग्राउंड था और सिपाहियों को कहा कि आज नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ पे जो सार्जेंट पुलिस अधिकारी था जो भी, वो था बाघ एंड नील। बाघ और नील दोनों को इन सिपाहियों ने घायल कर दिया। चाबी जहाँ भी थी ले लिया। बैरक से सभी सेनानियों को, हमारे सेनानियों को, क्रांतिकारियों को ओपन कर दिया और सब लोग एक बड़ा घोड़ा बन घोड़े पर बैठ के जुलूस वलूस लेके, हजार हजार तो नहीं थे लेकिन 100-200-300 जो भी थे वो निकल लिए मारकाट करते हुए अंग्रेजों को, और सीधा दिल्ली गए। वहीं पे नारा दिया दिल्ली चलो 10 मई को। अब 10 मई को चले, 11 मई को अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज लाल किले पर दस्तक दिया। दरवाज़ा खुला, अंदर प्रवेश हुआ, फिर बातचीत मीटिंग चलने लगी। और आखिरी मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे, बहादुर शाह सेकंड उर्फ जफर, वो थे। और बातचीत हुई 12 तारीख को। जो प्रोग्रामिंग हुई उसके अकॉर्डिंग दिल्ली पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, हमारे क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर भी। और कब्जा करके देखते हैं नाना साहब जो हैं, जो कानपुर वाले थे, वो भी बगावत में थे। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि बहादुर शाह सेकंड को फिर से एक बार हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया और नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया, यानी प्राइम मिनिस्टर इनके होंगे, ये घोषित कर दिया। प्लान था तभी ना उन सब हुआ, तो घोषित कर दिया। ठीक है, मराठा से ही रिलेट थे, आखिरी मराठा थे और मराठा ही जो है सारी सिक्योरिटी लेती थी, तो एक अपना पुराना रिलेशन था, तो घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब आइए, अब जिस तरह से हर जगह पहुंची बात और चलता रहा, बात बनती रही, अब हमें देखना है कि साइट, शहर कौन सा या जगह कौन सा, हमारे क्रांतिकारी नेता कौन थे, और फिर कौन से पुलिस ऑफिसर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर ने उसे सप्रेश कर दिया, आंदोलन को शांत कर दिया। यही बातों पर काम चलेगा, ऐसे ही होता है। तो आइए, मेरठ का तो देख लिया। दिल्ली, दिल्ली में देखें तो बहादुर शाह को बादशाह घोषित कर दिया, पर लड़ाई की कमान संभालने वाला कौन था? बख्त खान। अच्छा तोपची था, मेरठ के तोप खाने में कमाल दिखाया था, उसने नौकरी छोड़ी थी और बख्त खान ने यहां पर कमान संभाल लिया।
अच्छा तोपची था, ठीक है। और बहादुर शाह जफर के बेटे पोते भी सब थे, अपना लड़ रहे थे। बख्त खान का नेतृत्व था, दिल्ली को कब्जे में लिया, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और रिकैप्चर के संदर्भ में यहां पर देखिएगा कि मिंटो भी, मिंटो कहते हैं, आई एम सॉरी सॉरी, क्या कहते हैं, ऑट्रम भी आया, मारा गया। हडसन, लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, लॉरेंस भी मारा गया। देखिएगा ये सब दिल्ली में रोड का नाम है। ऑट्रम लाइन जो है, मुखर्जी नगर जाइएगा किंग्सवे कैंप से तो ऑट्रम लाइन मिलेगा हकीकत नगर के पास। हडसन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे तो खालसा कॉलेज के पीछे नाले के पास हडसन लेन रास्ते का नाम है। और लॉरेंस रोड मिलेगा राजा गार्डन के पास, ठीक है। तो लॉरेंस रोड, तो जॉन लॉरेंस भी हारा, फिर देखते हैं ऑट्रम हारा, फाइनली हडसन ने विजय प्राप्त की। अब विजय प्राप्त किया तो बख्त खान मारा गया। बहादुर शाह सेकंड जो निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे में छुप गए थे, उन पर इनाम घोषित कर दिया अंग्रेजों ने, कंपनी ने। तो उनके समधी साहब ने पकड़वा दिया, इनाम के लालच में पकड़ लिया गया। उनके एक बेटे मिर्जा, मिर्जा यानी पुत्र, एक बेटे और दो पोते की हडसन खुद तलवार से बहादुर शाह सेकंड के सामने सर कलम कर दिया और तीनों का सिर काटकर खूनी दरवाजे से, जिसको आज कहते हैं दिल्ली गेट के पास, टांग दिया। दरियागंज के पास जगह है, टांग दिया। और बादशाह को गद्दी से उतारकर रंगून, रंगून भी भारत के आधे पार्ट, रंगून मतलब जो साउदर्न म्यांमार था वो भारत में मिला लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत करके, रंगून भेज दिया। तो विदेश नहीं है, वो भारत का हिस्सा था एक्चुअली देखा जाए तो, रंगून भेज दिया, जहां वो 1862 में दम तोड़ दिए। और इधर पूरे दिल्ली, लाल किले वगैरह सब पर कब्जा कर लिया। इस तरह से ध्यान में रखने की चीज है कि दिल्ली पर ऐसे कब्जा हुआ। अब दिल्ली को फ्री करिए। अब आ जाते हैं कानपुर, ठीक है, और लखनऊ। तो लखनऊ पहले आई। लखनऊ में बिरजिस कादिर नाबालिग थे, आखिरी नवाब थे, वाजिद अली शाह के पुत्र थे। ब्रिजिस कादिर के संदर्भ में देखें तो उसकी मां थी बेगम हजरत महल, और वो लड़ी जंग, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने की वजह से अब बेटे की चिंता सताने लगी, स्वाभाविक है। तो बेटे की वजह से वह छोड़ करके, जब चारों तरफ से घिर गई, नेपाल पलायन कर गई, नेपाल चली गई। और यहां लखनऊ में जो है, हम देखते हैं लखनऊ को जीतने के लिए ऑट्रम को भी भेजा था, पर तबीयत खराब होने की वजह से बताया था वो मर गया। लेकिन लखनऊ को जीता कौन? कैंपबेल ने। आपसे पूछेगा लखनऊ किसने जीता? कैंपबेल ने, ठीक है। चलिए, कैंपबेल ने लखनऊ जीत लिया और फिर से रिवाइव कर लिया। कानपुर आते हैं। कानपुर, कानपुर में हम देखते हैं कि नाना साहब हैं, मालूम है, धुंधु पंत उनका ओरिजिनल नाम, नाना साहब के नाम से पॉपुलर हुए। और आखिरी जो मराठा शासक था ना, बाजीराव सेकंड, जिसको 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उताड़ फेंका और पूरे मराठा पर कब्जा किया और कोल्हापुर रियासत को फ्रीली कर दिया। और इनको बाजीराव सेकंड को पेशवा पद से उतार के, ठीक है, 8 लाख रुपए का एनुअल पेंशन का पैकेज देके, एक छोटी सी जमींदारी आज के कानपुर में एक जगह है बिठूर, बिठूर में जमींदारी दे दी, 8 लाख का एनुअल पेंशन दे दिया, एंजॉय करो, बात खत्म। उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम था धुंधुपंत। और 1853 1853 में बाजीराव सेकंड जो थे मर गए, तो बिठूर की जमींदारी ऑटोमेटिकली इनके दत्तक पुत्र, फॉस्टर सन, गोद लिया हुआ बेटे को मिल गया, धुंधुपंत को। अब धुंधुपंत को मिला तो हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि अब पेंशन हमें दो, 1853 के बाद मेरे पिताजी मर गए। बोला तुम दत्तक पुत्र हो और हमने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया, ज्यादा करोगे तो जमींदारी भी ले लेंगे। असंतुष्ट थे, तो उन्होंने अपने वकील अजीमुल्लाह को भेजा भी था विक्टोरिया के पास भी, यहाँ भी इंडिया का और विक्टोरिया के पास भी, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। तो वो गुस्से में थे। तो ये बात है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कानपुर, गंगा किनारे कानपुर। कानपुर में नाना साहब और नाना साहब के दो सहयोगी, एक तात्या टोपे, इनका रामचंद्र पांडुरंग शास्त्री एक्चुअल नाम था, तात्या टोपे, और वकील अजीमुल्लाह, ये तीनों थे।
अब हम देखते हैं गंगा के इस पार उस पार लड़ाई चल रही थी, और गंगा के उस पार इस पार कुछ भी मान लीजिए कंपनी का क्वार्टर था। अब महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों की महिलाओं को एक बोट में बैठाकर गंगा के उस पार सुरक्षित जगह भेजना चाह रहा था। नाना साहब दूसरी तरफ तोप लेके अड़ गए। बाद में अंग्रेजों ने कहा कि आपकी लड़ाई हमसे है, लड़िए, महिलाओं को जाने दीजिए। उन्होंने वादा कर दिया, ठीक है। पर जब महिलाएं बीच मझधार में आ गई तो तोप से उड़ा दिया। मोरल ग्राउंड पर आपको लगेगा कि ये बहुत गलत किया, पर जब लड़ाई है तो उसने हमारी बहू बेटियों को कब छोड़ा, हमारे समाज के कौन से नैतिकता को बनाए रखा, वो हम कैसे छोड़े, जो भी है। तो अब नाना साहब के ऊपर अंग्रेजों ने तय कर दिया, जिंदा या मुर्दा 25,000 रुपए का इनाम। 1857, 25,000 रुपए का इनाम आज 5 अरब रुपए के बराबर होगा। तो ये कर दिया, घोषित हो गया। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब हम देखते हैं नाना साहब को अब स्थिति हो गई बदतर। तो नाना साहब स्केप टू नेपाल, वो नेपाल चले गए, पलायन कर गए, नेपाल चले गए। अब हम देखें तो तात्या टोपे अब क्या करेंगे। अच्छा, और कानपुर पर कानपुर पर जो है कब्जा किसने कर लिया, हैवलॉक ने। तो हैवलॉक ने कब्जा कर लिया, अंग्रेज अधिकारी। अब आइए कानपुर के बाद झांसी। अब देखते हैं हम झांसी की स्थिति। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसे झांसी की रानी कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, वो राज कर रही थी। और माधव नारायण राव जो थे उनके, एक सेकेंड,
हाँ बेटा वापस आ जाइए। तो मैं कह रहा था इस तरह से हैवलॉक ने कब्जा किया। अब तात्या टोपे रानी झांसी की रानी के साथ हो लिए, उनको सहयोग देने लगे। झांसी की रानी का क्या था चक्कर, आई एम सॉरी नॉट चक्कर, कहने का तो जो बात थी, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम मनु, वैसे मणिकर्णिका, जिनके नाम पे बनारस पे घाट भी है, मणिकर्णिका घाट, प्यार से मनु। बाल विवाह होते थे, किया गया। माधव नारायण राव ड्रामा उरामा खेलने में प्रवीण थे और ज्यादा उम्र के होने की वजह से बच्चे नहीं हुए। तो बच्चे नहीं होने की वजह से ये बिना बच्चे की माँ थी और माधव नारायण राव डेथ भी कर गए। तो इन दैट रिस्पेक्ट इन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। तो ये नागवार गुजरा अंग्रेजों को, बिना परमिशन के आपने ले लिया। दूसरा, उनकी एक सहयोगी थी जो उनकी दासी की पुत्री थी, झलकारी बाई, जो रानी झांसी की रानी के चेहरे से काफी मिलती जुलती थी, तो वो साथ रहती थी। और तात्या टोपे उनके सहयोगी हुए। तो इन लोगों ने बगावत किए। बगावत के संदर्भ में किला तो हाथ से निकल गया, पर बगावत की और फाइनली जो है डिफीट हुई। तो झांसी की रानी जो है 1857 में जब चारों तरफ से घिर गई, तब उन्होंने जो है कहा था कि मैं मुझे जिंदा रहते हुए जो है हाथ कोई ना लगाए। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मतलब कोई अंग्रेज इस तरह से चारों तरफ से घिर जाने की वजह से उन्होंने कहा कि जल्दी से आग लगा देना। तो उन्होंने खुद तलवार से मार के स्टैब टू डेथ और कहा मुझे आग लगा दो। तो तुरंत जो है झोपड़ी में आग लगा के स्वाहा, मतलब हमको कोई पकड़ ना सके अंग्रेज। तो उस टाइम में वही अंदाज था जीने का, वही रुतबा था, वही नेशनलिज्म था, वही अंदाज था। ये आपको समझना पड़ेगा। हर समय का एक नेशनल लेवल का एक रिलीजन होता है, धर्म होता है, एक मोरालिटी होती है, उसके हिसाब से लोग जीते हैं। कभी सती प्रथा थी, लेकिन आज जब सोचिए तो सती प्रथा बहुत भयानक चीज थी, बंद करो। बाल विवाह बहुत खराब चीज थी। कुरीमार प्रथा बहुत गंदा है, डेफिनेटली। तो ये हुआ। यहां पर किसने शांत किया, तो रानी झांसी की बाई हार गई और इस विद्रोह को शांत किया कौन, एक अंग्रेज, जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज ने शांत किया। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं ग्वालियर। ग्वालियर का सिंधिया घराना का राजा है जिसका नाम था मान सिंह। और सिंधिया राजा सपोर्टर था अंग्रेजों का इस लड़ाई में। और अब ग्वालियर के जो आवाम थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी, कंपनी के खिलाफ, और सिंधिया के भी खिलाफ हो गई थी। तो सिंधिया को मुश्किल में था अंग्रेजों का साथ देने के चक्कर में। अब हम देखते हैं कि अब सिंधिया को देखिए, बगावत किया तो दूसरे के खिलाफ किया या कांग्रेस के खिलाफ, रोल मॉडल आप देख सकते हो, बात की डिस्कस की चीज है। पर आप समझिए अब क्या होता है, तात्या टोपे जो हैं अब ग्वालियर को संभाल लेते हैं, आवाम को। लेकिन क्या होता है कि बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ाई चल रही है, तो आराम फरमाने के ख्याल से कुछ दिन थोड़ा सा सांस ले ले, फिर रिवाइव कर ले, फिर कूदें, इस ख्याल से वो अलवर के जंगलों में उनकी पूरी टोली छुपी हुई थी। मान सिंह ने ये बातें बता दी अंग्रेजों को, ये सोए हुए अवस्था में पकड़े गए। 1858 में पकड़े गए और इन्हें फांसी दी गई। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में एकमात्र हमारा योद्धा जो पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा, तात्या टोपे, और वो आखिरी भी थे तात्या टोपे, बाकी सब मारे गए। अब आइए, तो ये हो गया। तो ग्वालियर में भी जनरल ह्यूरोज ने रिकैप्चर किया। चलिए, यहां हो गया। अब आते हैं बनारस और इलाहाबाद में कैप्टन नील अंग्रेजों की तरफ से था और हमारा जो था मोहम्मद अली थे, पर हम लोग हार गए और बनारस और इलाहाबाद हमारे हाथ से गया और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। पटना में देखते हैं दोस्त अली था, उसने जो है किया, ये बीपीएससी बिहार में पूछेगा, दोस्त अली पटना में आगे बढ़ा, लेकिन रिकैप्चर हो गया अंग्रेजों के हाथे, कोई इशू नहीं। अब आइए, पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में था फैला हुआ, तो हमें आसपास पर ध्यान देना है। आज जो आरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो जगदीशपुर गांव है, जगदीशपुर जमींदारी थी, एक छोटा सा रियासत थी। उस गांव के जमींदार थे बाबू वीर कुंवर सिंह, जो उस वर्ष 80 वर्ष के उम्र के थे। 80 ईयर्स ओल्ड बाबू वीर कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के, और उनके छोटे भाई थे अमर सिंह। इन सभी ने जो है अपना युद्ध किया। और इस तहत देखते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का जो एरिया था, सेंट्रल वेस्टर्न बिहार,
और ईस्टर्न यूपी, जो आजमगढ़, बलिया, ये सब जो क्षेत्र था, मुगल सराय, ये सब क्षेत्र आता है ईस्टर्न यूपी में। तो ये बगावत को अंजाम दिया और आगे बढ़े। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेज है जो अधिकारी, विलियम टेलर है। देखते हैं, गोली लगती है, घाव हो जाता है हाथ में पूरा बाबू वीर कुंवर सिंह को। वीर कुंवर सिंह लड़ाई नहीं लड़ पाने की वजह से क्या करते हैं, इस हाथ को ही कटवा देते हैं। उस टाइम में कोई इलाज नहीं था, घाव फैल रहा था, बारूदी थी, तो हाथ को कटवा के गंगा मैया को चढ़ा दिए, जो होगा, और लड़े। लेकिन बीमार पड़ते चले गए, डेथ कर गए। तब उनका छोटा भाई अमर सिंह फिर तलवार उठाया और नेतृत्व किया, लड़ा, पर अंततः विलियम टेलर जीत हासिल किया और हम लोग हार गए। समझ में आई बात? और इस तरह से ये भी गया हाथ से। तो ये ध्यान में रखने की चीज़ है कि बिहार में जगदीशपुर से, आरा क्षेत्र से बाबू वीर कुंवर सिंह, पटना से दोस्त अली, ठीक है, और इस तरह से हर जगह पर कौन कैसे, ये एक सवाल बनता है। तो ये हुआ। अब देखिए, जीत तो हो गई, 58 में जीत लिया। जीत के बाद अब होता क्या है, चेंजेस। तो ध्यान दें, जीत के पीछे रीज़न क्या था, हमारा मौन समर्थन था, हम खुलकर आए नहीं, और बहुत जगह वो हमको ही प्रताड़ित कर रहे थे। हमारे क्रांतिकारी बनियों वगैरह को ज़्यादा लूट रहे थे पैसे वैसे के लिए कि दो हथियार बाय फोर्स ली। तो ये चीज़ है, हमसे अगर टैक्स भी ज़बरदस्ती लेते हैं, महंगाई, तो भी हम सरकार के खिलाफ चले जाते हैं। स्वाभाविक सी है, और जाना चाहिए, जिंदा रहना, लोकतंत्र बना रहे, ये पहली ज़रूरत है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आई, वो क्यों जीते? तो उनका बड़ा प्लान था, बड़े बड़े बहादुर जांबाज थे, और यहाँ का स्थानीय कुछ लोगों को सपोर्ट मिला, और बात और हम लोग जो है हारे। तो क्या था, अव्यवस्था थी, अराजकता सी स्थिति थी, और एक प्लान नहीं था कि अगर हम एस्टैब्लिश्ड हो गए तो हम करेंगे क्या। क्या चीज, क्या वही मुगल आएंगे? जरा समझिए, क्या वही बहादुर शाह आएगा, वही निकम्मे लोग आएंगे, वही फिर अंदाज होगा, वही सती प्रथा, वही चीज़। तो बदलाव तो लोग चाह रहे थे, पर ऐसा ही नहीं कि एज इट इज़ हो। हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया बिहार में, सॉरी दिल्ली में। क्यों दिया? रीज़न, यू हैव टू चेंज इन गुडविल। पर गुडविल में कुछ चेंज किया, कुछ नहीं किया, तो देखिए वोट प्रतिशत गिर गया। अब येलो, पिंक कार्ड, पिंक टिकट, डैश डैश, बिजली पानी, मुद्दे बना के जीत गए। चलिए वो अलग चीज़ है राजनीति। तो कहने का मतलब ये। अब आइए, इसके बाद बदलाव क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। तो 1857 का परिणाम देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व और उसकी जगह पे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड। इंडिया जो अभी तक ट्रेड कॉलोनी था ईस्ट इंडिया कंपनी का या इंग्लैंड का, नाउ इंडिया बिकम द स्लेव कंट्री, कम अंडर ब्रिटिश एम्पायर, बिकम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और वहां की जो महारानी थी विक्टोरिया, शी डिक्लेयर्ड द क्वीन ऑफ इंडिया टू, भारत की भी। तो हम क्या हो गए, वो हमारी महारानी हो गई, साम्राज्ञी हो गई, हम उनके गुलाम प्रजा हो गए, और ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत शुरू हो गई, और डायरेक्ट हुकूमत करने लगी, और बहुत सारे चेंजेस हुए। अब जो इंडियन फौज हम ज़्यादा होते थे इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, अब फौज को उन्होंने कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर दिए, रेशियो बदल दिया। अब 3 में से 2 इंडियन, 1 अंग्रेज होंगे हर 3 में। हम तोपखाने में थे, तोपखाने से हमें हैंडलिंग से हटा दिया, साइड कर दिया। तो ये सब चीज़ें। और फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत हिंदू मुस्लिम में शुरुआत कर दी। ये चीज़ें, हम फॉरवर्ड क्लास जो थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब के, यूपी के, उनको निकम्मा घोषित करके सेना में भर्ती नहीं करा, क्योंकि ये लोग बगावत किया था। और उसकी जगह पे सिख रेजिमेंट लाया, गोरखा रेजिमेंट लाया, मद्रास रेजिमेंट लाया, और इन लोगों को आगे बढ़ाया। समझ में आई बात? फूट डालो राज करो की नीति। क्यों? क्योंकि मद्रास के जो सेना थी उसको आराम से उत्तर भारत में, दक्षिण उत्तर का माहौल, और उत्तर की सेना को उसको, और गोरखा रेजिमेंट को यहाँ। तो इस तरह से माहौल बना के रख दिया, सेपरेशन करने दिया, जात, कास्ट, धर्म, रीजन, सब पर रीजन बांटना शुरू कर दिया। फूट डालो राज करो की शुरुआत। तो ये सब एक ड्रास्टिक बड़ा चेंज हुआ, इस चेंज को समझना जरूरी था। तो ये आपने देख लिया 1857 की क्रांति। तो ये चीज़ है। तो 1857 की क्रांति का संदर्भ इसी से जुड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब सवाल के दायरे में इसको सोचना है हमेशा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, ये 1857 रिवोल्ट हो गया। अब हम एक सिनॉप्सिसली बता रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया में और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है।
रिमेंबर, मॉडर्न इंडिया में इसका अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा रीजनल किंगडम। 18th 19th सेंचुरी, 18वीं 19वीं शताब्दी में क्षेत्रीय राज्य की स्थापना। जैसे जैसे मुगलों का पतन होता चला गया, क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। क्षेत्रीय राज्य जो उभरे उसकी दो कैटेगरी बनाई जाती है यूपीएससी के हिसाब से। एक को कहते हैं सक्सेसर स्टेट, उत्तराधिकारी राज्य, और एक को कहते हैं बगावती स्टेट, वो अलग है, विरोधी राज्य। मुगल जैसे जैसे पतन हुआ तो मुगलों का जहाँ तक साम्राज्य था, जैसे बंगाल में, तो बंगाल धीरे धीरे मुगलों से अलग हो गया। लेकिन मुगलों की सारी रेवेन्यू सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, टैक्सेस सिस्टम, सबको मेंटेन रखा, तो सक्सेसर स्टेट हुआ। और बगावत करने के बावजूद भी, अलग स्वतंत्र राज्य होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इंटीमेशंस बने हुए थे। ऐसे ही अवध हुआ, अलग हुआ लेकिन वो तमाम चीजें यहां भी बनाए रखा, जैसे बंगाल। यही चीजें कर्नाटक राज्य में, वहां भी हुआ। निजाम हैदराबाद, ये भी किए। तो आपने देखा अवध है, हैदराबाद है, कर्नाटक राज्य है, बंगाल है, ये सब इस तरह से सक्सेसर स्टेट काउंट। रिवेलियन स्टेट विरोधी राज्य में आइए। पंजाब विरोधी राज्य है, सिख के साथ तो उनका 36 का आंकड़ा था, 2-2 सिख गुरुओं को इन्होंने हत्या करवाई थी मुगलों ने। तो ये पंजाब उभर कर आया, महाराजा रंजीत सिंह आए। फिर देखते हैं मराठा, मालूम है शिवाजी से ही चल रहा था, शाहजहां का हिसाब किताब, उसके बाद औरंगजेब के समय में, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा। तो शिवाजी वर्ग आए और छत्रपति शिवाजी ने मराठा राज की कायम कर दिया। तो मराठा राज भी रिवेलियन स्टेट में आए, और कहीं ना कहीं उनका रेवेन्यू सिस्टम तो मुगलों के जैसा ही था, लेकिन अदर सिस्टम को उन्होंने अलग अप्लाई किया। अब आइए मैसूर राज्य को आप इससे अटैच नहीं करते, ना रिवेलियन के तौर पे ना, लेकिन एक राज्य के रूप में उभरा। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो कर्नाटक था, रिवेलियन नहीं था, वो तो सक्सेसर था, ये रिवेलियन कह सकते हैं वैसे। तो मैसूर राज्य हैदर अली ने स्थापित किया, और फिर टीपू सुल्तान उसको आगे बढ़ाया और फिर उसको मर्ज कर दिया। फिर छोटे छोटे कुछ राज्य अलग से देखते, अलग स्वतंत्र राज्य, सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में देखेंगे। सिंध का राज्य, जिसको सिंध के राजा को जाम कहते थे, हैदराबाद को निज़ाम कहते थे शासक को। केरल में ट्रावनकोर राज्य, जिसमें मार्तंड वर्मा, राजा रवि वर्मा, राजा राम वर्मा को पढ़ेंगे, पद्मनाभन स्वामी मंदिर और आर्टिस्ट वगैरह सबके संदर्भ में 10 क्वेश्चन वहाँ से होंगे। तो वो चीज़ें, तो हमें कर्नाटक पढ़ना है, हैदराबाद पढ़ना है, निज़ाम का, कर्नाटक का नवाब निज़ाम का पढ़ना है, ट्रावनकोर पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें क्या पढ़ना है, अवध पढ़ना है, बंगाल पढ़ना है, रोहिल्ला राज्य पढ़िए नहीं पढ़िए कोई हर्ज नहीं आता है। फिर हमें सिंध के बारे में थोड़ी 3-4 क्वेश्चन के लिए, पंजाब को अच्छे से पढ़ना है, मराठा को अच्छे से पढ़ना है। दीज आर कंसिडर्ड रीजनल स्टेट। तो इन रीजनल स्टेट को आप समझ में आ गई बात। यही हम लोग पढ़ेंगे कल। तो कल हम शुरुआत करेंगे पहले इसके सक्सेसर स्टेट को लेकर कि उत्तराधिकारी कौन है, फिर रिवेलियन को। तो एक दिन सक्सेसर, एक दिन रिवेलियन हो जाएगा, ओरिजिनल किंगडम समाप्त। यहाँ से बहुत छोटे मोटे सवाल होते हैं, इस पर गौर करना है। तो जब रीजनल स्टेट्स कर देंगे 2 दिन में, तब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक होगा क्या, यूरोपियन कंपनीज कम टू इंडिया। भारत में कैसी यूरोपियन कंपनी आई, पोर्तुगीज आया, डच आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच कंपनी आई, फ्लैंडर्स आए, डैनिश आए, जो जहाँ आए, कैसे कहाँ कोठी खोला, क्या हुआ नहीं हुआ, इन सब के बारे में बातचीत होगी। ठीक है ना। तो ये उसके बाद हम आ जाएंगे मॉडर्न इंडिया में गवर्नर जनरल्स एंड इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स। ठीक है, और वो काम तो हम लोग कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक का कैबिनेट मिशन वो कर चुके हैं। तो हमें अब हिस्ट्री में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 2 घंटा 3 घंटा तो वही ले लेता, 3 दिन का 2 दिन का क्लास ले लेता। तो ये हम कर, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि 5-7 मिनट में कोई और हो नहीं सकता। इसको यहीं विराम दीजिए। कल हम लोग मिलते हैं रीजनल स्टेट्स को लेके, और हमारा पहले सक्सेसर स्टेट पे होगा। ठीक है, थैंक यू।